हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। 29 दिसंबर को आप लोगों का क्लास 12th हिस्ट्री का प्री बोर्ड का एग्जाम है और ये चैप्टर नंबर 8 है, किसान, जमींदार और राज्य। इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स को करवाए हैं कि इस चैप्टर के सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ के जाएँ प्री बोर्ड के लिए। तो आप लोग भी देखें, और वो जो 5 क्वेश्चन है मेरे नोट्स के अंदर होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 10 और 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान समझना। कह रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास को जानने के लिए मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। कौन से इतिहास को जानने के लिए? कृषि इतिहास को जानने के लिए जो मुख्य स्रोत हैं उनका वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ना, मैं आंसर पे आता हूं सीधा। कह रहा है कृषि इतिहास को जानने में मुख्य स्रोत निम्नलिखित ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे, और इन्हीं से मालूम चलता है हमें कृषि इतिहास के बारे में। पहला पॉइंट, आइन ए अकबरी एक्सप्लेन है। इसके लेखक अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्बुल फजल थे। इसमें राज्य द्वारा खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा करों की उगाई करने के लिए यानी टैक्सों को पूरा करने के लिए, और राज्य व ग्रामीण सत्ता पोषो अर्थात जमींदारों के बीच रिश्तों के नियम के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे उनका लेखा जोखा बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसानों के विषय में जो भी जानकारी है वो आइन से मिलती है, यानी कि आइन ए अकबरी जो ये किताब है इसके अंदर इस प्रकार की सारी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, दस्तावेज। कह रहा है कि इसमें मुगलों की राजधानी से दूर के क्षेत्र जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज सम्मिलित हैं। ये सरकार की आय की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, यानी कि सरकार की आय क्या थी, किस तरीके से सरकार की आय होती थी और वो किस तरह से अपने आय करते थे, कमाते थे टैक्स लगाकर। तो सरकार के आय के बारे में इन दस्तावेजों से जानकारी मिलती है, जो कि मुगल की राजधानी के जो दूर के क्षेत्र थे, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज कह रहा है ये पूर्वी भारत में कृषि संबंध का उपयोगी वर्णन करते हैं। इस प्रकार उपयुक्त स्रोतों से हमें कृषि इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आइन ए अकबरी केंद्र में सत्ताधारी वर्ग का दृष्टिकोण करता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आइन ए अकबरी केंद्र में सत्ताधारी वर्ग का दृष्टिकोण करता है तो अन्य दस्तावेजों से किसानों के राज्य के प्रति दृष्टिकोण की झलक मिलती है, यानी कि अन्य जो दस्तावेज हैं उनसे किसानों के राज्य के प्रति क्या दृष्टिकोण थे उनकी झलक मिलती है। क्योंकि आइन ए अकबरी तो सत्ताधारी वर्ग, अगर मैं कहूँ यहाँ पर लिखा है सत्ताधारी वर्ग का दृष्टिकोण कि उनका रवैया, वो किस तरीके से काम करते थे, क्या करते थे, वो सारी चीज़ें इस आइन ए अकबरी में मिलती है। और बाकी जो दस्तावेज थे उनसे किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 3 पॉइंट थे, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों को आंसर अच्छा मिल जाए तो आप लोग याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मुगलकालीन ग्रामीण समाज जातीय भेदभाव के कारण कई समूहों में विभक्त था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज पढ़ लेना। आंसर पे आते हैं। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बटे थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। मैं इसको ना एक बार फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि इस 2 लाइनों में बहुत सारी बात कही गई है, ठीक है, ध्यान से देना। कह रहा है कि जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतिहर किसान, खेतों में काम करने वाले खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बटे हुए थे।
खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे। यानी कि खेतों में काम करने वाले लोगों में भी ऐसे लोग थे जो नीच काम करने वाले समझे जाते थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। आगे, हालांकि खेती लायक जमीन की कमी थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे कि भाई उनके लिए सिर्फ यही काम है। इस तरह भी गरीब रहने के लिए मजबूर थे। इस तरह भी गरीब रहने के लिए क्या थे? मजबूर थे। भाई किसान तो किसान ना, लेकिन उन्हीं किसानों में ऐसे किसानों को भी चुना गया था, अलग किया गया था, जो कि सिर्फ नीच काम ही करेंगे। ठीक है। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, आगे से पढ़ रहा हूं मैं। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं, उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूह का था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे हुए थे। इनकी हालत वैसी ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की थी। जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की जो हालत है, वैसे ही उनकी व्यवस्था, वैसे ही पहले ऐसी ही व्यवस्था उनकी थी कि भैया उनको किसान वो हैं, लेकिन उनको उन किसानों को छांटा हुआ है, उन लोगों को छांट दिया गया है जो सिर्फ नीच काम ही करेंगे। यानी कि गंदे काम का यहाँ पे तात्पर्य इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति, कोई पशु मर गया, उसको उठा के जलाना, उसको फेंकना, कूड़ा करकट, यानी कि खराब काम, नीच काम। आगे की दो लाइन कह रहा है कि संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदाय में नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों से बाहर ही रह सकते थे। लोग वो गांव में नहीं रहते थे। जो नीच काम कर रहा है, उन व्यक्तियों को गांव से बाहर रखा जाता था। आगे, इस तरह बिहार में मल्लाह यानी कि नाविक, जो नाव चलाने वाले होते हैं, की तुलना दासों से की जा सकती थी कि वो गांव के बाहर रहा करते थे। तो ये थी मुगल कालीन ग्रामीण समाज जातीय भेदभाव के कारण। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, यानी कि प्री बोर्ड के लिए तीसरा क्वेश्चन और मेरे नोट्स में चौथा क्वेश्चन है, इस काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? उनका चुनाव कैसे होता था? यानी कि एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में ग्राम पंचायत के कार्य और अधिकारों का वर्णन करना है। ठीक है, आंसर पे आते हैं। बाकी जो दो क्वेश्चन है आप लोग पढ़ना। आंसर है, ध्यान समझना बात को यहां पर। ठीक है, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था। पंचायत का जो सरदार है वो एक मुखिया होता था, जिसे मुकदम या मंडल कहते थे। कुछ सूत्रों से लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। यानी कि जो गांव के बुजुर्ग थे, उनकी सहमति से मुखिया का चुनाव होता था। आगे, गांव की पंचायत में गांव के बुजुर्ग होते थे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। गांव की पंचायत में गांव के बुजुर्ग होते थे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, और चुनाव के बाद इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी, तब जाके पंचायत का एक सरदार, एक मुखिया बनता था। आगे की लाइनों में, मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। यानी कि अपने पद पर मुखिया तब तक रहेगा जब तक गांव के बुजुर्गों को उसके ऊपर भरोसा रहेगा। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव की आमदनी का खर्च का हिसाब, ध्यान देना मैं आगे तो पढ़ रहा हूं कि गांव की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में करवाना मुखिया का मुख्य काम था, और इसमें पंचायत का जो पटवारी उसकी मदद करता था। जो पटवारी था वो मुखिया की इन कामों में मदद करता था। आगे के लिए, पंचायत का खर्चा गांव के आम खजाने से चलता था। भाई पंचायत का भी खर्चा होगा ना, तो पंचायत का जो खर्चा है गांव के आम खजाने से चलता था। इस खजाने को अन्य कर अधिकारियों की खातिरदारी पर खर्च किया जाता था, जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। यानी कि ग्राम पंचायत का भी एक खजाना था जिस खजाने को खर्च किया जाता था, और जो अधिकारी उस गांव में निरीक्षण करने के लिए आया करते थे, उनके ऊपर खर्च किया जाता था। आगे की लाइनों में लास्ट क्या, इसका प्रयोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निकलने के लिए ही होता था। इस कोष की सामुदायिक कार्यों के लिए भी खर्च किया जाता था।
जैसे मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना या नहर खोदना, यानी कि इन कामों के लिए भी उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस तरीके से पंचायत मुखिया को चुना जाता था और मुखिया के पास इस प्रकार के कार्य होते थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, यानी कि इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन जो प्री बोर्ड के लिहाज से मैं अपने सेंटर में मैंने करवाया, ठीक है। और जिसको नोट्स चाहिए 199 रुपीज़ दे के वो पूरे नोट्स अपने PDF व्हाट्सएप पे ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मुगल कालीन में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। मुगल कालीन में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के नियम, ऐसा नहीं कि एक ही बार लागू थे, जगह जगह पर धीरे धीरे उसमें बदलाव भी देखे जाने लगे, बदलाव भी देखे गए, ठीक है। तो आंसर से आप लोग समझना। आंसर, जैसा कि शायद कई समाज में आपने गौर किया होगा, ध्यान देना, जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिका अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। खेतों में काम क्या कर रहे हैं? मर्द और औरत दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। वहाँ पे अब ये नहीं देखा जा रहा कि ये कार्य मर्द के लिए है और या ये कार्य औरत के लिए, यानी कि कंधे से कंधा मिलाने का मतलब ये है कि कार्य कोई भी हो, दोनों साथ कर रहे हैं। तो ऐसा समाज में देखा गया है। आगे की लाइन देखना, क्या मर्द खेत जोतते थे, मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे, और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी, ठीक है। इस तरीके से काम बढ़ गया। आगे, जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसानों की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ धीरे धीरे, कि भैया जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का, कि मेरी अपनी खुद की खेती है, का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। तब घर के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। आगे की लाइन में कहा जा रहा है, स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने आज आधुनिक 2024 आने ही वाला है, बस आज क्रिसमस डे है, मैरी क्रिसमस सभी को 5 दिन के बाद। तो 2024 में भी आप इस प्रकार के परिवार देखेंगे जिसमें ये चीज़ है कि बाहर के लिए मर्द और घर के लिए सिर्फ औरत का स्थान है, यानी कि औरत घर से बाहर नहीं निकलेगी। छोड़िए, हम आते हैं आंसर पे। आगे कह रहा है कि मुमकिन नहीं था या फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे कि भैया मर्द बाहर के लिए होंगे और औरत घर के लिए। आगे कह रहा है, मसलन पश्चिम भारत में महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय, मासिक धर्म समझ रहे हो आप, महिलाएं पान के बगान में नहीं घुस सकती थी। इस तरीके का रोक टोक का व्यवहार स्टार्ट हुआ। आगे, सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंदने और कपड़ों पर कटाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर क्या थे? निर्भर थे। ये सारे काम महिलाएं करती थी। आगे की लाइन कह रहा है, किसी वस्तु का जितना वाणिज्यकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थीं, बल्कि नियोक्ता के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी। यानी कि इस तरीके से समाज में महिलाओं का वर्गीकरण था कि कहीं पर रोक टोक थी तो आगे चलकर कंधे से कंधा भी मिलाया गया। तो ये था हमारा मुगल कालीन में कृषि समाज में महिलाओं की मुख्य भागीदारी, भूमिका। अब आते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर, यानी कि इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन 29 दिसंबर के एग्जाम को देखते हुए। कह रहा, मुगलों ने एक भू राजस्व प्रणाली तैयार की थी। मुगलों ने एक भू राजस्व प्रणाली तैयार की थी। इस कथन की विवेचना कीजिए, इस कथन की विवेचना कीजिए। एक और क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं। कह रहा है कि उन सबूतों की जांच कीजिए, उन सबूतों की जांच कीजिए जो ये समझते हैं कि मुगल राजकोषीय यानी कि राजा का खजाना व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था।
भाई अब राजा का खजाना कैसे भरेगा, वो टैक्स लगाएगा, इसलिए वो महत्वपूर्ण था, तो उसके बारे में हमें वर्णन करना है। आंसर पे आते हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग जरूर पढ़ लेना। आंसर है आपका अकबर के भू राजस्व संबंधी सुधार। अकबर ने क्या किया, कह रहा है कि एक कुशल प्रशासनिक होने के नाते अकबर समझता था कि जब तक भू राजस्व व्यवस्था में सुधार नहीं होगा राजकीय कोष रिक्त ही रहेगा, क्योंकि भू राजस्व ही राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत था, यानी कि सुधार करना बहुत जरूरी था। इसलिए उसने राजा टोडरमल से इस संबंध में सहायता ली। अकबर जानता था कि शेर शाह के काल में भी अभूतपूर्व भू सुधार किए थे, यानी कि भूमि सुधार कह रहा हूँ, टैक्स के लिए जो सुधार किए गए थे उसका मेन मकसद यही था कि किस तरीके से राजा का खजाना भरा जाए। अब आते हैं टोडरमल पे, क्योंकि टोडरमल ने बड़े कार्य किए थे। कह रहा है कि 1581 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल की भू व्यवस्था जब्ती प्रणाली लागू कर दी। इस व्यवस्था के अधीन आने वाले प्रदेश थे अवध, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, मालवा, अजमेर, लोहार, सुल्तान, मुल्तान आदि। ठीक है, इन जगह पर टोडरमल की जो भू व्यवस्था जब्ती प्रणाली थी वो लागू कर दी गई। ठीक है, ये वाली। ओके, तीसरा पॉइंट, भूमि की पैमाइश। कह रहा है कि समस्त कृषि योग्य भूमि की नाप करवाई गई। समस्त कृषि योग्य भूमि, जो कृषि योग्य है, उन भूमियों की नाप करवाई गई। उसने रस्सी के गजों के स्थान पर 41 अंगुल वाले बांस के गज का प्रयोग किया, यानी कि 41 उंगली वाले जो का एक बांस, और उस 41 उंगलियां गिनी जाएंगी और उसको एक गज माना जाएगा। बांस के सिरों पर पहले छले लगे हुए थे। समस्त कृषि योग्य भूमि को 182 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को अमल गुजार नामक अधिकारी के अधीन कर दिया गया कि भैया वो अब यहाँ से इस पे काम करने वाले किसानों से कर टैक्स वसूलेगा। चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, कह रहा है भूमि का वर्गीकरण। कह रहा है उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। पहला पोजल नहीं पेजल। ठीक है, जिस भूमि पर हर साल बुआई होती हो, ठीक है, होती थी। दूसरा परती, कह रहा है कि जिस भूमि पर कुछ वर्षों तक बुआई ना हुई हो, यानी कि एक साल में एक वर्ष खेती एक वर्ष खाली, उसको परती भूमि कहते हैं। ठीक है। तीसरा चचर, 2 या 3 साल के बाद बोई गई भूमि। परती उसे जो एक साल के बाद एक साल बुआई हो और एक साल छोड़ दिया जाए उसको परती, और जो 2 या 3 साल के बाद जिस भूमि पे उपज हो उसको चचर। बंजर, अधिक समय तक खाली पड़ी हुई भूमि को बंजर कहा जाता था। ठीक है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि औसत उपज के 1/3 भूभाग पर राज्य का अधिकार होता था, किंतु इस मात्रा में भूमि की उत्पादकता तथा कर निर्धारित की पद्धति के अनुसार अंतर ही रहता था। यानी कि जो 1/3 भाग पर अधिकार होता था, उससे जो टैक्स मिलता था उसमें अंतर ही राजा को मिलता था। तो इस प्रकार की कर लगाए गए जिससे कि राजा का खजाना भरे। ठीक है, राजा को खजाना मतलब राजा को लोगों से, किसानों से टैक्स प्राप्त हो सके। तो ये थे 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर के भी मुझे 5 क्वेश्चन कराने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।